सियासत के गढ़ के सफर में आज फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची है रामगढ़ विधानसभा, जहां हो रहे हैं उपचुनाव। यहां सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, लेकिन दशकों से जिनके बीच में चुनावी शत्रुता चली आ रही थी, वो चेहरे अब नहीं दिख रहे। चाहे जुबेर खान हो या फिर ज्ञानदेव आहूजा। जुबेर खान के इंतकाल के बाद रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने परिवार की लीगेसी को ध्यान में रखते हुए जुबेर खान के बेटे आर्यन जुबेर को यहां चुनावी समर में उतारा है। उनकी मां सफिया जुबेर भी यहां से विधायक रह चुकी है और जब अशोक गहलोत को अपनी सरकार को बहुमत में लाने के लिए एक विधायक की आवश्यकता थी, तब सफिया जुबेर ने उस समय रामगढ़ का चुनाव जीता था। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ आहूजा चेहरों पर दांव नहीं खेलते हुए जय आहूजा का टिकट काटते हुए सुखवंत सिंह को चुनावी समर में उतारा है, जो बतौर बीजेपी बागी बीता चुनाव लड़े थे और जय आहूजा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। ज्ञानदेव आहूजा का परिवार अब चुनावी परिदृश्य से ओझल है और वहीं जुबेर खान के परिवार को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देते हुए मान सम्मान दिया है। रामगढ़ की विधानसभा अपने आप में बीते दशकों से जुबेर खान और ज्ञानदेव आहूजा के बीच ही जूझती हुई नजर आई थी। दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हुए यहाँ चुनाव में नजर आते थे और इससे जुड़ा एक मिथक भी राजस्थान की राजनीति में बहुत चर्चा में रहा। जब भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानदेव आहूजा रामगढ़ से चुनाव जीतते थे, तब राजस्थान में सरकार बनती थी कांग्रेस पार्टी की, और जब कांग्रेस पार्टी के जुबेर खान यहाँ से चुनाव जीतते थे, तब राजस्थान में सरकार बनती थी भारतीय जनता पार्टी की। या यूँ कहे, विपक्ष का विधायक रामगढ़ की जनता को पसंद आता था और यही इलाका राजस्थान की सरकार की तकदीर भी लिख देता था। बहरहाल इस मिथक को तोड़ा भी गया है, लेकिन ये मिथक हमेशा चर्चाओं में रहा है। इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। आर्यन जुबेर अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं तो सुखवंत सिंह अपना तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भंवर जितेंद्र सिंह के लिए यहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी के करीबी और राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। उन्हीं का इलाका, वही यहाँ से सांसद हैं और कहा जा सकता है कि टिकट भी उनकी पसंद का है। और मुद्दों की अगर बात करें तो यहाँ गौ तस्करी यहाँ बड़ा मुद्दा है, तो वहीं हिंदुत्व राष्ट्रवाद जो बीजेपी के परंपरागत चेहरे हैं, वो यहाँ पर अपने आप में एक बड़े मुद्दों की तरह नजर आते हैं। कांग्रेस की ताकत है मेव मतदाता और दलित समाज, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ताकत है हिंदू वोट। हिंदू वोट अगर ध्रुवीकरण होकर एक जाजम पर गिरते हैं तो बीजेपी को लाभ होता है, तो वहीं जरा सी सेंध लगते ही बीजेपी का उम्मीदवार हार जाता है। कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में भी यही नजर आती है। जब उनके वोट बैंक अल्पसंख्यक मतदाता और कांग्रेस के सेकुलर वोट बैंक में सेंध लगती है तो कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाता है। रामगढ़ के उपचुनाव की तस्वीर को जानने के लिए आइए हम आपको सुनाते हैं रामगढ़ की सियासी कहानी। राजस्थान राज्य के अलवर, भरतपुर, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पश्चिमी यूपी के मथुरा जिले के मेव बहुल इलाकों को मिलाकर बनता है मेवात। इतिहास में कम ही लोग हैं जिन्हें सदियां याद रखती है। इन्हीं में से एक थे राजा हसन खान मेवाती। सन 1517 में जब इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान बने, तब हसन खान को अलवर मेवात का इलाका दे दिया गया। हसन खान ने अपने समय में अलवर मेवात को समृद्ध बनाने में कोई कमी नहीं रखी। हसन खान पहला शासक था जिसने मेवात में स्थिर और मजबूत शासन दिया।
वो बलवान, साहसी, विद्या प्रेमी, सभी धर्मों का आदर करने वाला कर्मठ शायर और देशभक्त था। रामगढ़ उसी मेवात का भाग जहां कभी हसन खान मेवाती का साम्राज्य था, जो देश के लिए लड़ा और जिया। आज उसी रामगढ़ को सियासत में धर्म की प्रयोगशाला समझा जाने लगा है। 90 के दशक में शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम चुनावी राजनीति का दौर यहाँ जारी है। बीजेपी ने खुद को राष्ट्रवादी पार्टी बताते हुए हसन खान मेवाती को सच्चा देशभक्त बताकर संघ साहित्य का हिस्सा बनाया। हालांकि इसके बावजूद में वोटों को बीजेपी अपने पाले में नहीं ला पाई। 1977 के चुनाव में इंदिरा विरोधी लहर में जब कांग्रेस हार रही थी, तभी कांग्रेस के पंडित जयकिशन यहाँ चुनाव जीते थे, जबकि करौली, धौलपुर, दौसा में सब जगह कांग्रेस हारी थी। उस समय जनता पार्टी का दौर था। 1990 में जब जुबैर खान ने यहाँ रुख किया, तब भी कांग्रेस का बोलबाला था। जुबैर खुद कट्टरवादी भी नहीं थे, मगर राम मंदिर मूवमेंट ने यहाँ बीजेपी के हिंदुत्ववाद की बयार को बहा दिया और इसी से जन्म हुआ ज्ञानदेव आहूजा का। सालों पहले जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो विभाजन का दंश भी रामगढ़ ने भी झेला था और बड़ी संख्या में सिख और पुरुषार्थी वर्ग यहाँ पर पाकिस्तान से निकलकर यहाँ पहुँचा था और यहीं बस गया और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुरुषार्थी वर्ग का वोट है। बीजेपी उम्मीदवार सुखवंत सिंह भी उसी सिख बिरादरी से आते हैं। तो वहीं एक ज़माने में मेवात की मीनारों से जब कांग्रेस के पक्ष में आवाज़ें बुलंद होती थी और बाद में आगे चलकर कांग्रेस का गढ़ भी रामगढ़ इसीलिए बना। उससे पहले जयकिशन और शोभाराम सरी के नेता चुनाव जीतते थे, लेकिन पिछले कई सालों से रामगढ़ कांग्रेस के टिकट में मोटे तौर पर मुस्लिम वर्ग को ही यहाँ का टिकट जाता है। ज्ञानदेव आहूजा का वोट बैंक और जुबैर खान या इस परिवार का वोट बैंक बिल्कुल निर्धारित है और यही कारण है कि पूरी राजनीति यहाँ की हिंदू और मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इसके साथ ही तस्वीर यह भी बयां करती है कि यहाँ पर दलित वोटों की अपने आप में जो बहुलता है वो निर्णायक साबित होती रहती है। देखते हैं कहानी का एक बड़ा हिस्सा जो पूरी तरह इस वोट बैंक पर टिका हुआ है। तुम्हारो आर्यन, तुम सबको आर्यन, जीतेगा जब मिलके नीति होगा सब साथ। तुम्हारो आर्यन, जीतेगा जब मिलके नीति होगा सब साथ। तुम्हारो आर्यन, जीतेगा जब मिलके नीति होगा सब साथ। छत्तीस बिरादरी को साथ है याद, छत्तीस बिरादरी को साथ है याद। बाबर जितेंद्र को हाथ है या पे या कि कोई भी मेरे नाम हो। तुम्हारो आर्यन जीतेगा जब मिलके नीति होगा सब साथ। तुम्हारो आर्यन जीतेगा जब मिलके नीति होगा सब साथ। रामगढ़ की सीट परंपरागत तौर पर कांग्रेस की रही है। पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो 2008 में तीसरे मोर्चे से बसपा से फजरू खान खड़े हुए। वे 8,129 वोट पर सिमट गए, लेकिन इन्होंने मुस्लिम वोट काटकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, जिससे बीजेपी के ज्ञानदेव आहूजा 61,493 वोट लेकर चुनाव जीत गए, जबकि जुबैर खान को 45,411 वोट मिले। 2013 में भी बीएसपी से फजरू खान को टिकट मिला और वे 7,790 मतों पर ही सिमटे, लेकिन जो वोट कटे वे मुस्लिम वोट ही थे। इस चुनाव में बीजेपी के ज्ञानदेव आहूजा जीते। आहूजा ने 73,842 और कांग्रेस के जुबैर खान को 69,195 वोट मिले। इन दोनों ही चुनावों में तीसरा मोर्चा यानी बीएसपी से मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में था। इसे कांग्रेस के जुबैर खान को मुस्लिम वोटों का नुकसान पहुंचाया, तभी बीजेपी जीती। लेकिन 2018 में हालात बिल्कुल बदल गए। यहाँ बीएसपी से हिंदू प्रत्याशी जगत सिंह चुनावी मैदान में आ गए और हिंदू वोटों को काटकर कांग्रेस को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा दिया। जगत सिंह 24,856 वोट लेकर कांग्रेस की साफिया खान को जिता गए।
साफिया खान को 83,311 और बीजेपी के सुखवंत सिंह को 71,083 वोट मिले। साल 2023 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो इस बार भी तीसरे मोर्चा यानी आजाद समाज पार्टी ने बीजेपी के बागी सुखवंत सिंह मैदान में आ गए और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाकर 74,069 वोट ले गए। इससे बीजेपी प्रत्याशी जय आहूजा की जमानत जब्त हो गई। वे बीजेपी प्रत्याशी होने के बावजूद 34,882 वोटों पर सिमट गए। इस सीट पर यह बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, जबकि कांग्रेस के जुबैर खान 93,765 वोट लेकर चुनाव जीते। मौजूदा विधानसभा में विधायक बने थे, तब उन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी। अहम जुबैर खान ये विधानसभा सदस्य निर्वाचित अस्मि ईश्वर शपथ एवं विधि द्वारा स्थापित भारत से संविधान प्रति सद्य श्रद्धा निष्ठा च रक्ष्यामि। अहम भारत से प्रभुताम अखंडता च अक्षुणा रक्षस्यामि। यते पच्चे अहम गृह्णामि तत्सस्य कर्तव्याना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करिष्यामि। जुबैर खान से पहले कांग्रेस की टिकट पर यहां 1977 और 1980 में जय किशन चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन 1990 के बाद इस सीट पर अब तक 8 चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस ने इसमें से 7 बार जीत दर्ज की। जुबैर खान यहां से सर्वाधिक बार विधायक रहे। उनके इंतकाल के बाद यहां हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने टिकट थमाया है जुबैर साफिया के बेटे आर्यन जुबैर को। आर्यन को विरासत से लाभ और कांग्रेस को सहानुभूति लहर की उम्मीद है। आर्यन, एक चुनौती भी है आपके लिए, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया, और वो रामगढ़ तो बरसों बरस से आपका परिवार, आपके वालिद सेवा करते आ रहे हैं, आपकी माँ भी यहाँ से विधायक रही, तो किस तरह से, किन मुद्दों के साथ इन चुनाव में उतरे हैं? देखिए, हमारे बहुत मुद्दे जो हमारे हैं वो बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे। पानी की जो प्रॉब्लम है जो ईस्टर्न राजस्थान में, रामगढ़ का क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित है उससे, तो वो बेरोज़गारी और पानी के मुद्दे पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे हमारे चुनाव में। क्योंकि जिस तरह से जुबैर साहब ने यहाँ काम किया, कांग्रेस पार्टी की फसल को उगाया, और ना केवल मुस्लिम वोट पर तो उनकी पकड़ थी, लेकिन वो एक सेकुलर लीडर के तौर पर इस इलाके में जाने जाते थे। एक बड़ी मजबूत छवि उनकी रही और 36 कौम के वोट लेते थे। तो किस तरह से बीजेपी का जो नारा है हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, और गोकशी और तमाम गौ तस्करी जैसे मुद्दे बीजेपी उठा रही है, तो किस तरह से मुकाबला करें? देखिए, हमारी जिस विचारधारा, हम कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, हमेशा जुबैर जी ने भी और रामगढ़ की जनता ने भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपनाया है, देश की विचारधारा को अपनाया है। भाईचारा, अमन चैन और विकास की राजनीति यहाँ हमेशा कांग्रेस पार्टी करती आई है, और आगे भी उन्हीं के पद चिन्हों पे हमको आगे चलना है। आर्यन जुबैर ने बचपन से देखा है अपने पिता को और माँ को चुनाव के दौरान। अब खुद की क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से इस चुनाव को वो खुद अपने तरीके से ले रहे हैं? आपके साथ तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो बरसों से राजस्थान की राजनीति के अंदर अपना एक अलग कद रखते हैं। जी बिल्कुल, लीडरशिप की गाइडेंस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे चुनाव लड़ रहे हैं, सब मिलके चुनाव लड़ रही है पूरी कांग्रेस पार्टी। और जुबैर जी ने कांग्रेस को रामगढ़ में बहुत अच्छे से सांझ के रखा है, तो यहाँ का जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो सब कांग्रेस पार्टी की उस विचारधारा पे अभी भी चल रहा है और आगे भी चलते रहेंगे। टीकाराम जी, क्योंकि ये एक तरह से चुनौती है आपके लिए भी, आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, और नेता प्रतिपक्ष के नाते वैसे तो सभी 7 सीटों पर को आप चुनौती की तरह ले रहे हैं, लेकिन रामगढ़ जहाँ की नब्ज़ से आप वाकिफ़ हैं, और एक बड़ा वर्ग है जो यहाँ निर्णायक कहा जा सकता है, वो दलित वोट बैंक, और आप बड़े दलित नेता पूरे राजस्थान के, किस तरह से चुनाव को देखते हैं? देखिए, रामगढ़ का जो चुनाव है वो ऐतिहासिक चुनाव है, हमेशा से ही है, बड़ा हॉट सीट रही है रामगढ़ की। जब मेन चुनाव के अंदर यहाँ वोट डालते हैं उस समय भी काफ़ी हॉट सीट रहती है, लेकिन अब की बार जो जनता का जो मन है, जो एक प्रकार से मैं कहना चाहूँ कि एक सिंपैथी लोगों के अंदर है कि जुबैर जी ने काम किए 35 साल के अंदर। यहाँ 5 नगर पालिकाएँ, तहसील, उप तहसील, बिजली के GSS, कॉलेज, बड़े थाने, सड़कें, ये सारे बड़े बड़े काम उन्होंने कराए। तो लोगों को एक प्रकार से ये है कि यार, इतना काम कराने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया,
और ये 5 साल के लिए हमने एमएलए बनाया था, बीच में चला गया, तो बचा हुआ टर्म जो है वो इन्हीं का है, हम इन्हीं को देंगे। और एक श्रद्धांजलि के रूप में पूरे इलाके में ये मन बना हुआ है छत्तीस बिरादरी का कि वो जुबेर जी के समर्थन में है। बीजेपी प्रचार ज़्यादा करती है, हवा हवाई ज़्यादा हो रही है, और पिछले 4-5 दिनों से बीजेपी के हाथ से चुनाव निकल चुका है, इसलिए ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। ये मुद्दा जो है हिंदू मुस्लिम हक का मुद्दा बीजेपी उठा रही है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि एक चुनौती की तरह है वो मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए। नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है भाई, एक मुस्लिम कैंडिडेट है, दूसरा सिख कैंडिडेट है, तो वो कोई बात ही नहीं है। सबसे मुख्य बात जो है वो ये है कि जो ये इलाका है जहाँ अपन बैठे हैं, जहाँ पीछे भी आप बाबा साहब की तस्वीर देख रहे हैं, बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है, उस संविधान हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट करने की इजाज़त हमको नहीं देता, वो कैंडिडेट और काम के आधार पे वोट करने की इजाज़त देता है। तो पूरा वर्ग उस ओर देख रहा है। हाँ, बीजेपी हर प्रकार से चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो, लगातार इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, गायों के लिए बात की जा रही है। गायों के लिए गौशाला बीजेपी के कैंडिडेट ने नहीं खुलवाई हैं, कांग्रेस के जुबेर खान जी ने खुलवाई हैं। जुबेर खान जी ने विधानसभा के अंदर संस्कृत के अंदर शपथ ली है। जुबेर जी ने सभी वर्गों को, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको साथ लेके चलने का काम किया है। तो आज ये जो जिस प्रकार से बीजेपी का एजेंडा, ये बात सही है कि हम कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम करें, लेकिन जनता ये जानती है कि ये हिंदू मुस्लिम सब बार बार काम चलने वाला नहीं है, बहुत हो चुका है ये। अब तो हम काम के नाम पे, जिस व्यक्ति ने परफॉर्मेंस इतनी शानदार दी है यहाँ पे इस इलाके के अंदर, आप हाईवे सड़कें देख रहे होगे, उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि के रूप में वोट देना चाहते हैं, न कि हिंदू मुस्लिम के रूप में बात करना चाहते हैं। भंवर जितेंद्र टीकाराम जूली, आप अलवर की राजनीति के टॉप लीडर्स हैं, आप दोनों मिलकर आर्यन को जीत की राह पर लेकर जाएंगे? निश्चित तौर पर जीत की राह तो हमारी यहाँ की जनता दिखा रही है। सबसे बड़ी बात होती है जनता की, जनता के दिल के अंदर क्या है, जनता के मन की बात क्या है, वो हमने पढ़ ली है, हमने देख लिया है। जनता चाहती है कि हम यहाँ से कांग्रेस के जो हमारे कैंडिडेट है भाई आर्यन जी, उनको जिता के भेजें। तो भंवर साहब लगातार लगे हुए, पूरी कांग्रेस, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और पूरी हमारी रामगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ है, और एक श्रद्धांजलि के रूप में इस चुनाव को देखती है कि एक एक वोट श्रद्धांजलि के रूप में हमें कांग्रेस को देना है। सियासत के गढ़ के सफर में रामगढ़ की सियासी और चुनावी कहानी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सियासत के गढ़ के सफर में जारी है रामगढ़ उपचुनाव की चुनावी कहानी, सियासत से भरी। बीजेपी की हवा चली। 1985 में जब बीजेपी के रघुवर दयाल ने यहाँ से जीत दर्ज की, 90 के बाद यहाँ ज्ञानदेव आहूजा सिरमौर बने और हिंदुत्व, गौकशी, टटलूबाजी से मुद्दों को उठाकर यहाँ फायर ब्रांड हिंदू नेता बन गए। बीते चुनाव में बीजेपी के बागी रहे सुखवंत सिंह को यहाँ मैदान में उतार दिया, क्योंकि बीते चुनाव में सुखवंत ने ही ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे और बीजेपी के तब के उम्मीदवार जय आहूजा को तीसरे नंबर पर, या यूं कहें जमानत नहीं बचाने की स्थिति तक धकेल दिया। सरल सहज सुखवंत को भरोसा है सिख पुरुषार्थ और हिंदू समाज पर। उनके पीछे खड़े हैं केंद्रीय मंत्री अलवर सांसद भूपेंद्र यादव। चौथे चुनाव जीता और 16,500 से जीता, 5वें चुनाव जीता, लगातार जुबेर खान में बात थी। अरे भाई, वो तो जुबेर खान थे, ये तो उनका बेटा है, उनको हराना तो श्री सुखवंत सिंह जी आपको बहुत आसान है। मुझे विश्वास रहा, इसलिए मुझे 100% दलित समाज ने साथ दिया। हम बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, ना हम बटे न कटे, हम एक रहें, हम नेक रहें। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देकर आपके बीच में भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति को मौका देती है जो काम करता है और जमीन से जुड़े हुए
किसान के, गरीब के बेटे को भी मौका देती है। तो वही मौका मुझे भी मिला शीर्ष नेतृत्व से, तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये संविधान की भी ताकत है। हम जैसे गरीब किसान के बेटे को, गांव के बेटे को इतने बड़ा दायित्व मिलता है, नहीं तो राजा का बेटा ही राजा बनता था पहले। मैं बाबा साहब को नमन करता हूं। मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करता हूं कि मैं आप ही का हूं, आप ही के बीच रहता हूं, आप ही के बीच में पला बड़ा हूं। मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं और मैं 13 तारीख को मुझे कमल का बटन दबाकर आशीर्वाद दें, समर्थन दें, जिससे कि पिछली 2 बार से जो रामगढ़ विधानसभा में कमल नहीं खिल पाया, इस बार कमल खिल सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका कोई मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। सुखवंत सिंह जी इलाके के एक भले आदमी के रूप में जाने जाते हैं। लगातार लोगों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी लंबे समय से काम कर रहे हैं और ज़मीन पे एक साफ छवि वाले नेता माने जाते हैं। और राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार ने पिछले अल्प अवधि में ही जिस प्रकार से लोगों के हितों में बड़े निर्णय लिए हैं, आज राजस्थान पानी के विषय में एक आकांक्षी राज्य से एक अपेक्षाकरण को पूरा करने वाले राज्य की ओर जा रहा है। निवेश का एक माहौल राजस्थान में बन रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति का माहौल राजस्थान में बन रहा है। तो ऐसे में जब राजस्थान की आज प्रगति और आकांक्षाओं को पूरा करने के कार्यों को पूरा करने के लिए भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार सक्रिय है और ज़मीनी स्तर पर हमारे पास एक साफ छवि का उम्मीदवार है, तो वो हमें सफलता की ओर लेकर के जाएगा। हम अगर इसको जातीय तौर पर समीकरणों को देखें तो बीजेपी के लिए भी टफ सीट रही है और यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक तरफ सहानुभूति है, जुबेर खान साहब के पुत्र लड़ रहे हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत की रणनीति के तौर पर मानती कि इस बार हम किला फतह कर लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सुखवंत सिंह जी को जो टिकट दिया है, वो ग्राउंड टू अर्थ आदमी है। वो बहुत धैर्यवान, बहुत सुलभ और साधारण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति है और वो सीधे सीधे आम जनता से जुड़ाव उनका पहले से रहा है। और आज भी जो प्रचार की उनकी शैली है, वो सीधे आम जनता से अगर 4 आदमी सड़क पे भी खड़े कर उनको रोकते हैं तो उनसे पहले मिलने का काम करते हैं। और उसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि कैडर ग्रासरूट लेवल तक है, गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रबंधन बहुत अच्छा है और हम उन बातों को लेकर के जहां एक और हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री अलग अलग गाँवों में जाके आम सभा भी कर रहे हैं, वहीं हम जैसे कार्यकर्ता भी आम जन से, गांव में रहने वाले आम जन से सीधा संपर्क कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है। यहाँ जीत का एक बड़ा आधार रहा है कि हिंदू वोट बैंक अगर पूरी तरह एक जाजम पर रहा है तो बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है चुनाव। जब भी ये वोट बैंक खिसकता है या इसमें कांग्रेस पार्टी सेंध लगाती है, तब कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है। और ठीक इसी तरह कांग्रेस के कैंप में भी अल्पसंख्यक मतदाता हो, चाहे कांग्रेस का वोट बैंक हो, वहाँ सेंध लगती तो उनका कैंडिडेट हार जाता। तो बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें सेंध नहीं लगे, उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, रामगढ़ में जो आम मतदाता हैं वो त्रस्त हैं गौ कशी की तस्करी की घटनाओं से, वो त्रस्त है टट्लूबाजों से, वो त्रस्त है यहाँ के जो आतंक एक विशेष समुदाय के लोग फैलाते हैं उससे, वो त्रस्त है भ्रष्टाचार से जो पिछले 18 से 23 के शासन में यहाँ बेपनाह फैलाया गया। साथ ही साथ वो चाहता है इस रामगढ़ में विशेष रूप से सुशासन स्थापित हो, अपराध मुक्त हो और विकास के काम बिना किसी भेदभाव के हो। उसको लेकर के रामगढ़ का मतदाता वोट देने के लिए तैयार बैठा है। कहने का अर्थ ये है कि विकास जो रामगढ़ का, अलवर का है, वो मतदाताओं को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम करेगा। निश्चित रूप से विकास पहली प्राथमिकता है। विकास धर्म जाति के आधार पर नहीं हो, संपूर्ण रामगढ़ का विकास हो, पीने के लिए पानी मिले। और आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी सड़क है जिस पर अपन चल रहे हैं, लेकिन अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ सड़क डामर दिखेगा ही नहीं आपको। क्योंकि आज 10 महीने पहले अशोक गहलोत जी की सरकार थी और जो PSCs हैं, जो CSC बन जानी चाहिए थी, 20-20 साल से हैं, लेकिन वहाँ CSC नहीं बनाई गई, डॉक्टर्स नहीं है, स्कूलों के हालात इस प्रकार के हैं। तो निश्चित रूप से रामगढ़ का मतदाता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। प्रतिष्ठा का चुनाव भी है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के लिए
ये प्रतिष्ठा का चुनाव भी है राज्य मंत्री संजय शर्मा के लिए भी। देखिए, ये प्रतिष्ठा का चुनाव है हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे आदरणीय भूपेंद्र जी हों, चाहे मैं हूं, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमने इस चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि परिवारवाद को ख़त्म भी करना है, एक साधारण कार्यकर्ता को जिता करके राजस्थान विधानसभा में भेजना है। आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नीतियों में विश्वास करते हुए हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में, और मुझे बताते हुए भी खुशी है कि टिकट के वितरण के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एकमुखी हुई है, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। जय आहूजा जी ने मांगा था, जय आहूजा सब मन से लग रहे हैं, सब लोग, जय आहूजा जी हों चाहे हमारे और टिकट मांगने वाले प्रत्याशी थे, एकमुखी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदुत्व राष्ट्रवाद ये प्रमुख मुद्दा रामगढ़ का माना जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से रामगढ़ ही नहीं, मैं तो पूरे देश की बात करूंगा। इस देश में केवल एक ही जाति है, वो है हिंदू, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। हम देश में रहें, देश का अन्न खाएं, देश का पानी पिएं, इस देश से कमाएं, लेकिन जय जयकार पाकिस्तान की करें, ये संभव नहीं है। रामगढ़ में हो चाहे अलवर जिला हो, हिंदुत्व बरकरार रहेगा और गौ माता की रक्षा के लिए हम सब लोग कर संकल्पित हैं। बाबू शोभाराम के बगैर रामगढ़ की सियासी कहानी अधूरी है। आजाद भारत के प्रारंभिक दौर में मत्स्य संघ के गठन से लेकर राजस्थान में विलय होने तक इसके पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री थे बाबू शोभाराम। उन्हें मत्स्य और मेवात का गांधी कहा जाता था। रामगढ़ के विधायक रहे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। रामगढ़ के मौजूदा उपचुनाव में ईआरसीपी का मसला भी गूंज रहा है। पेयजल सिंचाई यहाँ महती आवश्यकता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि बड़े नामचीन नेताओं के विधायक रहने के बावजूद रामगढ़ अभी पिछड़ा हुआ है। हालांकि एक्सप्रेसवे से यहाँ के रोजगार की साधन बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कभी बंदरों के आतंक से परेशान रामगढ़ को सांप्रदायिक सौहार्द की भी आवश्यकता और अपराध से मुक्ति का भी इंतजार है। रामगढ़ के कस्बे के सबसे व्यस्त रेलवे फाटक पर पुलिया बनने का भी। अपने राजनीतिक कैरियर में जुबेर खान सहज, सरल और संसदीय मूल्यों के व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते रहे और यही कारण रहा कि वो हिंदू वोट बैंक में भी सेंध लगाकर वोट लेते थे और ये उनकी कार्यशैली थी। क्या आर्यन जुबेर अपने वालिद की तरह ऐसा कर पाएंगे? क्या उस राह पर चलकर वो हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? और क्या सुखवंत सिंह ज्ञानदेव आहूजा की तरह फायर ब्रांड आक्रामक हिंदू नेता के तौर पर हिंदू वोटों को लामबंद करके अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे? हिंदू और मुस्लिम के इर्द गिर्द रामगढ़ की सियासी कहानी भी अपनी जुबानी कहती है। बहरहाल चुनाव परिणाम क्या रहेगा ये अलग बात है, मगर टटलूबाजी के लिए बहुत ही चर्चित है मेवात का रामगढ़ किस पार्टी के लिए टटलू साबित होगा, ये यहाँ के परिणाम तय करेंगे। मेरे सहयोगी विनोद गोस्वामी के साथ हम सियासत के गढ़ के सफ़र में अगले चुनावी क्षेत्र की ओर चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।